हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज फिर से चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है मानव प्रजनन एवं प्रजनन अंग, मनुष्य के प्रजनन अंग। तो बच्चों, कोई भी जब आप आंसर लिखते हैं तो सबसे पहले प्रश्न में जो प्रमुख शब्द दिया हुआ है उस शब्द की आपको परिभाषा लिखनी चाहिए। तो यहाँ पर भी हम सबसे पहले प्रजनन की परिभाषा लिखेंगे। अपनी जाति व वंश को बनाए रखने के लिए अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करना प्रजनन कहलाता है। ठीक है, अपनी जाति या वंश को इस पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए अपने ही समान नए नए जीवों को उत्पन्न करना ही प्रजनन कहलाता है। इसके बाद देखते हैं प्रजनन के कुछ आधारीय लक्षण। तो प्रजनन जब किसी भी जीव में होती है तो उस समय हमको उन जीवों में कुछ आधारीय लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि पहला है आरएनए व प्रोटीन्स का संश्लेषण तेज़ी से होने लगता है उनके शरीर में। फिर डीएनए का रेप्लिकेशन, तो कोशिकाओं के विभाजन के लिए डीएनए का रेप्लिकेशन आवश्यक है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन देखने के लिए मिलता है जीवों में। इसके बाद प्रजनन इकाइयों या युग्मकों का निर्माण, तो लैंगिक प्रजनन की क्रिया के लिए युग्मकों का निर्माण सबसे ज़्यादा आवश्यक है। आपको मालूम है कि नर युग्मक होते हैं स्पर्म्स और मादा युग्मक होते हैं एग या ओवा। तो प्राथमिक जो प्रजनन अंग है वहाँ पर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। और तीसरा जो आधारीय लक्षण है वो है कोशिका विभाजन। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन मुख्य रूप से देखने के लिए मिलती है प्रजनन अंगों में, और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ही अगुणित प्रकार के युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होता है प्रजनन अंगों के अंदर। इसके बाद पांचवा लक्षण है प्रजनन अंगों का विकास। तो प्रजनन अंग ही वे अंग हैं जो प्रजनन की क्रिया को संपन्न करते हैं। तो जीवों में प्रजनन अंगों का विकास तेजी से होता है प्रजनन की क्रिया से पूर्व। इसके बाद आते हैं मानव में प्रजनन के चरण। तो मानव में प्रजनन के मुख्य रूप से ये 6 चरण देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला है युग्मक जनन। युग्मक जनन यानी कि गैमीट्स का निर्माण। तो 2 प्रकार के गैमीट्स मनुष्य में पाए जाते हैं। नर गैमीट्स होते हैं स्पर्म्स, और मादा गैमीट्स होते हैं एग या ओवा या अंडाणु। ठीक है, तो इनका निर्माण प्राथमिक प्रजनन अंगों टेस्टिस और अंडाशय के अंदर अर्धसूत्री क्रिया कोशिका विभाजन की क्रिया के द्वारा होता है। इसके बाद दूसरा चरण आता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का अर्थ होता है नर का जो वीर्य होता है जिसमें स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, उस वीर्य का मादा प्रजनन अंग में, मादा प्रजनन तंत्र में प्रवेश, इसको कहा जाता है इंसेमिनेशन। तो नर का जो वीर्य है वो मादा के प्रजनन अंग में जब प्रवेश करता है तो इस क्रिया को कहा जाता है इंसेमिनेशन। इसके बाद तीसरा चरण आता है निषेचन। तो इंसेमिनेशन की क्रिया के द्वारा जो स्पर्म्स मादा प्रजनन तंत्र तक पहुँचे हैं उनमें से कोई एक स्पर्म जो है वो मादा के अंडाणु को निषेचित करता है। दोनों अंडाणु और स्पर्म्स का फ्यूज़न होता है और उस फ्यूज़न की क्रिया के द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है। इस क्रिया को कहा जाता है निषेचन। इसके बाद रोपण। तो जो जाइगोट बनता है निषेचन की क्रिया के पश्चात, उस जाइगोट में लगातार कोशिका विभाजन होते हैं। कई विभाजनों के पश्चात वो भ्रूण का स्वरूप धारण कर लेता है, और वो भ्रूण जो है वो मादा की गर्भाशय में जाकर स्थापित हो जाता है। इस क्रिया को कहा जाता है रोपण, और वहीं पर वो भ्रूण जो है वो विकसित होता है। इसके बाद अगला चरण आता है गैस्ट्रेशन। तो गैस्ट्रेशन या भ्रूण का विकास। तो गैस्ट्रेशन की अवधि जो है वो मनुष्य में लगभग 9 माह की होती है। 9 माह, या इसे हम 40 हफ्ते भी कह सकते हैं, या 280 दिन भी कह सकते हैं। तो इतनी अवधि तक भ्रूण जो है वो मादा के गर्भाशय में विकास करता है, और जब पूर्ण विकसित भ्रूण जो होता है, पूर्ण विकसित फीटस जो होता है, जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है तब होता है उसका प्रसव, यानी कि उसका जन्म। तो मादा के शरीर से जब वो शिशु बाहर आता है तो इस क्रिया को कहा जाता है प्रसव। और इस प्रसव की क्रिया में कई सारे महत्वपूर्ण हार्मोन्स जो हैं वो भाग लेते हैं और प्रसव की क्रिया को संपन्न कराते हैं। इसके बाद देखते हैं आज का हमारा प्रमुख टॉपिक प्रजनन अंग। तो प्रजनन अंगों को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। प्रजनन अंग को प्राथमिक प्रजनन अंग और द्वितीयक प्रजनन अंग, इस तरह से 2 भागों में बांटा जाता है। तो मनुष्य के प्राथमिक प्रजनन अंग जो हैं वो नर में है वृषण या टेस्टिस, और मादा के जो प्राथमिक प्रजनन अंग हैं वो है अंडाशय। यहाँ पर अंडाणुओं का निर्माण होता है, और टेस्टिस में स्पर्म्स का या शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और कुछ सहायक अंग भी होते हैं प्रजनन की क्रिया में। इन सहायक अंगों को कहा जाता है द्वितीयक प्रजनन अंग। तो नर के जो द्वितीयक प्रजनन अंग हैं वो है प्रोस्टेट ग्रंथियाँ, शुक्राशय, शुक्रवाहिका और शिश्न। इसके बाद मादा के जो सेकेंडरी प्रजनन अंग हैं, द्वितीयक प्रजनन अंग हैं, वो है अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि और मैमिलरी ग्लैंड। इसके बाद हम देखते हैं मनुष्य के प्रजनन
तंत्र, मानव के प्रजनन तंत्र। तो सबसे पहले देखते हैं नर प्रजनन तंत्र। तो बोर्ड परीक्षा में ये नर प्रजनन तंत्र और मादा प्रजनन तंत्र चित्र बनाने के लिए भी आता है और कभी कभी इसका डिस्क्रिप्शन भी आता है, अलग अलग ये फॉर्म्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नर प्रजनन तंत्र। तो नर प्रजनन तंत्र जो है वो इन 7 अंगों से मिलकर बनता है। सबसे पहला है टेस्टिस, फिर दूसरा है अधिवृषण या एपिडिडाइमस, फिर तीसरा है शुक्रवाहिका या वास डिफरेंस, फिर चौथा है शुक्राशय या सेमिनल वेजाइकल, फिर पांचवा है यूरेथ्रा, छठवां है पेनिस और सातवां है कुछ ग्रंथियां जिनमें से प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड जो हैं वो प्रमुख हैं। ठीक है, तो इन 7 अंगों से मिलकर बनता है नर प्रजनन तंत्र। और इसके बाद मादा प्रजनन तंत्र। मादा प्रजनन तंत्र में मुख्य रूप से ये 5 अंग पाए जाते हैं। सबसे पहला अंडाशय या ओवरी, यहीं पर अंडाणुओं का निर्माण होता है। इसके बाद अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय या यूटेरस, योनि या वजाइना और इसके अलावा कुछ ग्रंथियाँ, बर्थोलिन ग्लैंड, पेरिनियल ग्लैंड्स और रेक्टल ग्लैंड्स, ये सारी चीज़ें, ये सारे अंग मिलकर बनाते हैं मादा प्रजनन तंत्र। इसके बाद हम चित्र के माध्यम से इन अंगों को समझते चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आता है जो प्राथमिक प्रजनन तंत्र, प्राथमिक प्रजनन अंग जो होता है पुरुषों में वो होता है टेस्टिस। तो टेस्टिस जो है वो एक अंडाकार संरचना होती है। ये उदर गुहा के बाहर स्थित होती है। क्योंकि उदर गुहा का तापमान जो है वो स्पर्म्स के निर्माण के लिए उचित नहीं होता, इसलिए उदर गुहा के बाहर ये स्थित होती है ताकि थोड़ा कम तापमान हो और स्पर्म्स के निर्माण के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो इसलिए ये टेस्टिस जो है ये नर के शरीर के उदर गुहा के थोड़ा सा बाहर स्थित होता है। लगभग 2.5 सेंटीमीटर ये लंबा होता है, 1.24 सेंटीमीटर मोटा होता है ये और लगभग अंडाकार होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्राथमिक प्रजनन अंग है नर का, जहाँ पर स्पर्म्स का निर्माण होता है। फिर दूसरा भाग आता है नर प्रजनन तंत्र का, वो है वास अधिवृषण या एपिडिडाइमस। अधिवृषण या एपिडिडाइमस, ये वृषण के ठीक ऊपर यहाँ पर ये आपको एक टोपी नुमा जो संरचना दिख रही है, ये है इसका एपिडिडाइमस या अधिवृषण। अधिवृषण जो है ये एक विशिष्ट स्थान है जो टेस्टिस से जुड़ा हुआ रहता है और टेस्टिस में निर्मित जितने भी स्पर्म्स होते हैं वो टेस्टिस से निकलकर एपिडिडाइमस में आते हैं, अधिवृषण में आते हैं और यहीं पर इनका मैच्योरेशन होता है, मतलब यहीं पर वो परिपक्व अवस्था में पहुंचते हैं। इसके बाद तीसरा जो अंग आता है नर प्रजनन तंत्र का वो है वास डिफरेंस या शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका, ये देखिए यहाँ पर आपको ये एक लंबी नलिका दिखाई दे रही है, ये लंबी नलिका जो है यही है वास डिफरेंस। तो ये जो अधिवृषण होता है यहाँ से बहुत सारी छोटी छोटी नलिकाएं निकलती हैं जिसके माध्यम से शुक्राणु जो है वो अधिवृषण से बाहर आते हैं। ये सारी छोटी छोटी नलिकाएं जो हैं वो एक साथ सामूहिक रूप से एक बड़ी नलिका में खुलती है और इस बड़ी नलिका को ही कहा जाता है वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस जो है ये इन मैच्योर्ड शुक्राणुओं को सेमिनल वेजाइकल या शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये वास डिफरेंस जो है ये एक नलिका के रूप में होती है जो आगे चलकर सेमिनल वेजाइकल में जाकर खुलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वास डिफरेंस, ये नलिकाकार संरचना जो है ये वास डिफरेंस है। इसके बाद ये शुक्राणु पहुंचते हैं सेमिनल वेजाइकल में। सेमिनल वेजाइकल जो होता है ये एक थोड़ी सी कुंडलित ये संरचना होती है और यहीं पर निर्माण होता है वीर्य का। ठीक है, यहाँ तक जो भी आए वो सिर्फ शुक्राणु थे, लेकिन शुक्राणु और वीर्य ये दो अलग अलग शब्द हैं, इनको आप थोड़ा सा समझिए। शुक्राणु जो है वो केवल कोशिकाएं होती हैं, अगुणित कोशिकाएं, लेकिन वो कोशिकाएं एक तरल पदार्थ में मिलाई जाती हैं और उस तरल पदार्थ के साथ मिश्रित होकर वो कहलाता है वीर्य। तो यहाँ पर वीर्य का निर्माण होता है सेमिनल वेजाइकल के अंदर। यहाँ पर कुछ शर्करा पदार्थ और साथ ही कुछ अन्य पोषक तत्व यहाँ पर
स्पर्म्स को मिलते हैं, जिसके द्वारा यहाँ पर फिर वीर्य का निर्माण होता है सेमिनल वेसिकल में। और उसके बाद सेमिनल वेसिकल के बाद अगला जो महत्वपूर्ण अंग आता है वो है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा जो है वो ये वाली जो नलिका आपको दिख रही है, ये है यूरेथ्रा। यहाँ पर पुरुषों में यूरिन के लिए और वीर्य के स्खलन के लिए एक कॉमन नलिका होती है, जिसको कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के माध्यम से ही वीर्य के रूप में स्पर्म्स जो हैं वो नर के शरीर से बाहर आते हैं। और अगला जो महत्वपूर्ण अंग है नर प्रजनन तंत्र का, वो है पेनिस। तो पेनिस जो है ये एक मांसल स्पंजी कोशिकाओं की बनी हुई एक संरचना होती है नर में। और जब उत्तेजना की अवस्था होती है तो इसकी उस स्पंजी कोशिकाओं में बहुत सारा रक्त जो है वो आकर इसमें भर जाता है, जिससे ये पेनिस जो है वो कड़ा हो जाता है। और अंत में आती हैं प्रोस्टेट और कॉपर्स ग्लैंड। तो यहाँ पर ये जो आपको संरचना दिख रही है, ये है कॉपर्स ग्लैंड। ये बहुत सारा शर्करा वीर्य निर्माण के लिए प्रमुख जो तरल है वो इस कॉपर्स ग्लैंड के द्वारा स्रावित किया जाता है। और ये कॉपर ग्लैंड जो है वो वीर्य में 15 से लेकर 30% वीर्य का भाग बनाता है। कॉपर ग्लैंड के द्वारा जो स्रावित द्रव होता है वो वीर्य के निर्माण में ये भाग लेता है, कॉपर ग्लैंड के द्वारा स्रावित द्रव। तो ये हो गया आपका नर प्रजनन तंत्र। तो नर प्रजनन तंत्र में जो 7 अंग हैं, टेस्टिस, एपिडिडाइमस, ये टेस्टिस है, फिर ये एपिडिडाइमस, ये वास डिफरेंस, ये सेमिनल वेसिकल के बाद ये यूरेथ्रा के बाद ये वाली जो संरचना है ये पूरी, ये है पेनिस, और उसके बाद ये है प्रोस्टेट ग्लैंड्स। इसके बाद अगली जो आपकी संरचना आती है वो है मादा प्रजनन तंत्र की। तो मादा प्रजनन तंत्र जो है वो इस प्रकार का होता है। चित्र के माध्यम से हम इसको समझेंगे। ये देखिए, ये है मादा प्रजनन तंत्र। मादा प्रजनन तंत्र में जो सबसे पहला जो अंग होता है वो होता है अंडाशय या ओवरी। तो अंडाशय या ओवरी जो है वो मादा के शरीर में उदर गुहा में ये ओवरी 2 की संख्या में स्थित होते हैं। ये देखिए, चित्र में भी आपको ये 2 ओवरीज दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और ये जो ओवरीज हैं ये लगभग 4 सेंटीमीटर लंबे, 2.5 सेंटीमीटर चौड़े और लगभग 1.5 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। यहीं पर कि जो जनन कोशिकाएं होती हैं वहाँ पर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया के द्वारा इस ओवरी के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है। और आपको ये भी मालूम है कि प्रत्येक ओवरी में एक एक अंडाणु का निर्माण होता है, जो प्रत्येक माह अल्टरनेट एक अंडाणु का उत्सर्जन करते हैं। अंडाणुओं का जो उत्सर्जन होता है उसे अंडोत्सर्ग कहा जाता है। तो ये है ओवरी या अंडाशय, यहीं पर निर्माण होता है अंडाणु का। इसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण अंग आता है मादा प्रजनन तंत्र में वो है फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी। तो ये देखिए, आपको ये जो संरचना दिख रही है ये है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में ये एक झालरदार इस तरह से एक संरचना होती है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे ये फिम्बरी दिख रहे हैं आपको। ये जो छोटी छोटी टेंटिकल्स जैसी जो संरचनाएं दिख रही हैं ये कहलाते हैं फिम्बरी। तो जैसे ही अंडाशय से अंडाणु का उत्सर्जन होता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, तो उस अंडाणु को इन फिम्बरीज के द्वारा, इस झालरदार संरचना के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। और उसके बाद ये अंडाणु जो है वो फैलोपियन नलिका में प्रवेश करता है। फैलोपियन नलिका में ही अंडाणु का निषेचन होता है। इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है कि अंडाणु का निषेचन जो है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही संपन्न होता है। इसके बाद अगला जो ऑर्गन आता है मादा प्रजनन तंत्र में वो है यूटेरस या गर्भाशय। तो गर्भाशय एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर अंडाणु निषेचित जो अंडाणु होता है या जो भ्रूण होता है उसको यहाँ पर इम्प्लांट किया जाता है, और यहीं पर भ्रूण का भ्रूणीय विकास होता है। 9 माह तक भ्रूण जो है वो अपनी माता के गर्भाशय में विकसित होता है। और ये जो गर्भाशय है ये लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और लगभग 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। यहाँ पर 2 झिल्लियाँ, आंतरिक झिल्ली और बाह्य झिल्ली उपस्थित होती हैं। बाह्य झिल्ली को कहा जाता है मायोमेट्रियम और आंतरिक झिल्ली को कहा जाता है एंडोमेट्रियम।
ठीक है। यहाँ पर की जो आंतरिक झिल्ली है उसको कहा जाता है एंडोमेट्रियम। इसके बाद अगला अंग आता है योनि या वेजाइना। तो ये वाला जो भाग है ये वेजाइना है, यहीं से वीर्य का प्रवेश होता है और जो शिश्न होता है नर का, उस शिश्न का प्रवेश भी इस वेजाइना में होता है। और इस वेजाइना में एक विशिष्ट प्रकार की सिरिंज सक्शन की क्रिया होती है, जिसके द्वारा वीर्य जो है वो सारा का सारा अंदर खींच लिया जाता है। तो इस तरह से मादाओं में ये 5 महत्वपूर्ण अंग होते हैं: अंडाशय, फैलोपियन नलिका और गर्भाशय, उसके बाद वेजाइना। और इसके अलावा कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं: बर्थोलिन ग्लैंड, पेरिनियल ग्लैंड और रेक्टल ग्लैंड।